अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हो चुके हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस मैंने लगा दी है। बाकी एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग मज़ीद जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई उनके मैं नेम कॉल करूंगा और उन्हीं की अटेंडेंस जो है वो हम लोग दोबारा लगाएंगे। तो इस वक्त लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। होप टू ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया मॉडल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रैड हमारा मॉडल है, RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो ये फिफ्थ वन, होप टू से कि हमारा ये फिफ्थ मॉडल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो आज स्टार्ट हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में रैड मॉडल कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर फॉर्म लें तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के नाम से ये जाना जाता है। और ये भी बाकी मॉडल्स की तरह जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो जो भी प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हो उसकी लेंथ क्या है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी मॉडल्स हैं डिपेंड कर रहा होता है अब अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर जो हम लोग जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं और फ्यूचर में हम लोगों ने किसी कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा रैड मॉडल है। The REPT application development model was first proposed by IBM in 1980s। यानी सबसे ओल्ड मॉडल की, अगर मॉडल्स की बात करें तो ओल्ड मॉडल में इसका भी इनाम है, जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिन्होंने फर्स्ट अपना हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इजाद किया था। और उसी वक्त 1980s के अंदर ही उन्होंने रैप्ड मॉडल को भी जो है डिज़ाइन किया। और रैड मॉडल के ये कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रपोज्ड मॉडल है जो कि आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल होता रहा। द क्रिटिकल फीचर ऑफ दिस मॉडल इज द यूज ऑफ पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक। वो कहता है कि इसमें क्रिटिकल फीचर्स बहुत ज्यादा है इस मॉडल के अंदर, पावरफुल डेवलपमेंट टूल है और इसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा है, जिसके बिहाफ पे ये ओल्ड मॉडल्स के अंदर जो है वो इसका एक नाम है। और ये गिना जाता है कि ये रैड मॉडल जो है वो क्रिटिकल फीचर्स के साथ जो है डेवलपमेंट टेक्निक के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस मॉडल इफ द प्रोजेक्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स वेयर इन ईच मॉड्यूल कैन बी असाइन इंडिपेंडेंटली टू सेपरेट टर्म्स टीम्स। वो कहता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो बेसिक टेक्निक है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर से एक टॉपिक है। मेन आपका सॉफ्टवेयर बनाने की जो टेक्निक्स है वो सैड से ही स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 आ गया, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आ गया, फिर उसके बाद आपका SPM आ गया, फिर आपका FPM जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट। इस तरह मल्टीपल इसकी शाखें जो है वो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे जो है वो मूव होती रही और हमारे सामने जो है वो आती नहीं। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मॉडल्स की फॉर्म में हो, उस एक बड़े मॉडल को, एक बड़ी असाइनमेंट को हम ब्रेक करके छोटे छोटे मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उन मॉडल्स के ऊपर सेपरेट टीम्स को हम असाइन कर देते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पे इन मॉडल्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। दी मॉड्यूल्स कैन फाइनली बी कंबाइंड टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। और जब ये मॉड्यूल हमारे तैयार हो जाते हैं, इन तमाम मॉड्यूल्स को हम एक लेवल के ऊपर जो इकट्ठा करते हैं, तब हमारी एक फाइनल प्रोडक्ट जो है, एक फाइनल प्रोजेक्ट जो है, एक सॉफ्टवेयर जो है वो बन जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ईच मॉड्यूल इन्वॉल्व द वेरियस बेसिक स्टेप्स as in waterfall model, analyzing, designing, coding and then testing etc as shown in this figure। वो कहता है कि अगर मैं डेवलपमेंट की मॉड्यूल्स को इन्वॉल्वमेंट करूं तो वाटरफॉल मॉडल भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब की जो बेस होगी वो हमारा वाटरफॉल मॉडल ही होगा। और वो वाटरफॉल मॉडल की अगर मैं बेस बनाऊं तो वो हमारा SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो इस तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएंगे उन तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी जो बेस होगी वो आपका वाटरफॉल होगा इन द कंडीशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Another strict
feature of this model is a short time span. The time frame for delayed time box is generally 60 to 90 days. वो कहता है कि अगर इस मॉडल की हम बात करें तो ये मॉडल ऐसा है कि आप 60 to 90 डेज यानी 2 to 3 मंथ का जो सॉफ्टवेयर आप बनाने के लिए उठाते हो, उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए 60 to 90 डेज के अंदर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर, अगर आप इस मॉडल को इस्तेमाल करते हो तो इस मॉडल को इस्तेमाल करने से आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम को 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो, बल्कि 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो है वो हमारा उसी तरह से एनालिसिस है, एलीट रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके बाद मॉडलाइज रिक्वायरमेंट्स हैं। ये 2 रिक्वायरमेंट्स तो ऐसी हैं जो कि आपने एनालिसिस टीम के साथ मिलके करनी है। उसके बाद जब ये डेवलपमेंट टीम में आ जाएगा तो डेवलपमेंट टीम फिर अगेन डिवाइड हो जाएगी। कुछ अलहदा देखिए यहाँ पे 2-3 टीम्स के उन्होंने जिक्र किया है। अब कोई भी टीम कोई भी काम कर रही है, लेकिन सारी वर्किंग जो है वो इन तमाम टीम की वो यही होगी कि वो एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो उस मॉड्यूल को एक जगह पे इकट्ठा करके फाइनल किया जाएगा और उसके बाद जो भी एक प्रोडक्ट, जो भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, उस सॉफ्टवेयर को जो कस्टमर है उस कस्टमर के हवाले किया जाएगा। तो ये इस रैपिड मॉडल की यानी कि रैड मॉडल की जो डायग्राम थी। अब हम इसको आगे देखते हैं। द यूज ऑफ द पावरफुल डेवलपर टूल्स सच एज जावा, C++, विजुअल बेसिक, XML इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कहता है कि आप इसके अंदर जरूरी नहीं है कि लो लेवल, आप हाई लेवल के ऊपर जावा में, C++ में, विजुअल बेसिक में, XML में, C# में, .NET में, .ASP में, PHP में, यानी कोई भी हाई स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी लैंग्वेज है, आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो इनके अंदर इस मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए डेवलप कर सकते हैं। 4 बेसिक्स फेज है इसके। सबसे पहले है जी रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग। शुरू से जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं उन तमाम मॉडल्स के अंदर ये एक वाहिद चीज है जो कि बिल्कुल कॉमनली नेम चेंज करके कॉमनली हमें जो है वो मिल रही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर SDLC का जो पहला फेज है वो आप चाहे SPM पढ़ें, चाहे आप FP पढ़ें, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, 2, 3 स्टडी कर लें या SAT, हर एक के अंदर कॉमन है। क्यों? आपको जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम आपने डिजाइन करना है, आप सबसे पहले उसका एनालिसिस लाजमी करोगे। तो देखते हैं जी कि इस मॉडल के अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लानिंग जो है वो क्या हमें बताती है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द वेरियस टेक्निक यूज्ड इन रिक्वायरमेंट्स elicitation like brainstorming, task analysis, form analysis, user scenarios, fast facilitated एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्निक। ये मुख्तलिफ तरह से उसने टेक्निक्स यहाँ पे हम, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपकी टास्क की एनालिसिस है, फॉर्म अगर आपने बनाने हैं तो फॉर्म को आपने एनालिसिस करना है, उनको डिजाइन करना है, और यूजर का जो सिनेरियो है आपने यूजर एंड, मेन चीज ये है कि उस वक्त तक आपका सॉफ्टवेयर कामयाब नहीं होगा जब तक कि एंड यूजर जो है उस सॉफ्टवेयर से जो है वो खुश नहीं हो जाता। यानी कि एंड यूजर का उस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक, इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंटायर स्ट्रक्चर प्लान डिस्क्राइबिंग द क्रिटिकल डेटा एंड मेथड्स टू ऑब्टेन इट एंड देन प्रोसेसिंग इट टू फॉर्म फाइनल रिफाइंड मॉडल। वो कहता है जब सारा काम ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम फाइनल एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। यूजर डिस्क्रिप्शन, ये भी फेज ऐसा है कि जिसके अंदर मैंने आपको जितने भी अभी तक मॉडल डिस्कस किए, SDLC डिस्कस की, वाटरफॉल डिस्कस किया, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल मॉडल डिस्कस किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद V मॉडल को मैंने आपको हर मॉडल के एंड पे यही बात बताई कि जब भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे उस सॉफ्टवेयर का यूजर मैनुअल जो है वो लाजमी होगा। क्यों? उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका कार जब तक आप इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्क्रीन्स कोडिंग में नहीं दोगे उस वक्त तक जो एंड यूजर है वो प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यूजर को बताना है, उससे फीडबैक लेनी है कि आप जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर चुके हो या सॉफ्टवेयर इस वक्त आपकी कंपनी में रन हो रहा है वो किस तरीके से आपके साथ जो है वो वर्क कर रहा है। तो देखते हैं जी इसको यूजर डिस्क्रिप्शन को।
This phase consists of taking user feedback and building the prototype using developer tool. In other words, it includes re-examination and validation of the data collected in the first phase. The data set attribute are also identified and including in the फेज। वो कहता है कि यूजर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम तमाम का तमाम जो यूजर साइड से हमें डाटा होता है, जो उसने डाटा एक्चुअल एंटर करके सॉफ्टवेयर के अंदर उससे आउटपुट लेनी है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखनी होती है। और वो सारे का सारा डाटा जब तक प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिलेगा, हम अपनी डेटाबेसेस को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। अगर डेटाबेसेस डिजाइन करनी है तो उसमें डेटाबेसेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि काफी सारे जो है पूरा उसका एक लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल को देखते हुए हम अपनी डेटाबेसेस को डिजाइन करते हैं। और ये डेटाबेसेस वही होती हैं जो यूजर आपको इनपुट दे रहा होता है या यूजर की जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हीं को देखते हुए हम अपनी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा कंस्ट्रक्शन। In this phase, refinement of the prototype and delivery task place, it includes the actual use of the powerful automated tool to transform process and data module into the final working product. All the required modification and enhancement are to done in this phase. वो कहता है कि जी इस फेज के अंदर क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से रिकंस्ट्रक्शन उसकी कर रहे होते हैं, और उस दौरान हम एक्चुअल डेटे को और डमी डेटे को दोनों तरीके से इस डेटे यानी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर तरीके से इनपुट की जाती है और चेक किया जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों ने डिजाइन किया है उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस प्रोजेक्ट को, इस जो अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, बार बार कंस्ट्रक्शन साइड पे ले। कंस्ट्रक्शन साइड का मतलब ये है कि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, कोडिंग में मॉड्यूल बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जब आप एनालिसिस कर रहे थे उस वक्त आपके पास डिवाइसेस जो थी फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइसेस नहीं थी, बाद में वो कहते हैं जी नहीं, हमें बायोमेट्रिक्स के थ्रू ही अपनी सैलरी कैलकुलेट करनी है, अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है। तो उसकी जब बारी आ जाएगी तो उस फीचर्स को भी आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ऐड करना है। तो इस तरह से बार बार अपने सॉफ्टवेयर की आप मॉडिफिकेशंस करते रहोगे, उसकी इन्हांसमेंट को बढ़ाते रहोगे। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन की जो स्टेप्स है ये आपके रैड मॉडल के अंदर ही एग्जिस्ट हो रहे होते हैं। कट ओवर all the interfaces between the independent module developed by the separate team have to be टेस्टेड प्रॉपर्ली। वो कहता है कि इसमें कट ओवर इस लिहाज से बहुत बेस्ट है कि तमाम मॉड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली टीम जो है वो डिजाइन कर रही होती है। यानी डेटाबेस किसी और टीम ने डिजाइन किया, उसका फ्रंट एंड जो है वो किसी और टीम ने डिजाइन किया, उसका बैक एंड जो है वो किसी और टीम ने डिजाइन किया। तो इसलिए वो प्रॉपर तरीके से क्योंकि टेस्ट हुआ होता है और टेस्टेड फॉर्म में हमें जो है वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो मिल रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर वर्किंग जो है वो कर रहे होते हैं और उस वर्किंग को करते हुए हम लोग जो है कट ओवर की फॉर्म में अपना डाटा जो है वो यूजर से एक्सेप्ट करवा लेते हैं और यूजर की एक्सेप्टेंस के साथ ही उसकी नेक्स्ट वर्किंग जो है वो शुरू होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रैप्ड मॉडल के, रैड मॉडल के एडवांटेजेस। यूज ऑफ द रिफ्यूजेबल कंपोनेंट हेल्प टू रिड्यूस द साइकिल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। कि जो भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यह है कि इसमें क्योंकि बार बार चीजें हम यूज कर चुके होते हैं, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो प्रॉपर टाइम पे जो है वो कंप्लीट होता है और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन हो चुका होता है। फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर इज अवेलेबल एट इनिशियल स्टेज। हर स्टेज के ऊपर, जरूरी नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे है, ईच एंड एवरी स्टेज के ऊपर आप अपने कस्टमर से फीडबैक जो है वो मिल रहा होता है। रिड्यूस कॉस्ट एज फेवर डेवलपर आर रिक्वायर्ड। और इसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जिस तरह से आप डिजाइन कर रहे होते हो उसमें आपको बास कहते हैं विजिटिंग में डेवलपर चाहिए होते हैं, बास कहते आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड डेवलपर चाहिए होते हैं। तो डिपेंड कर होता है कि कौन सा कोड या कौन सा डेवलपर जो है किस लेवल पे काम करता है। तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। यूज ऑफ पावरफुल डेवलपमेंट टूल रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन कंपैरेटिवली शॉर्टर टाइम स्पैन। वो कहता है कि एक इसका ये भी फायदा है कि जो डेवलपमेंट टूल हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है और उसमें ये होता है कि क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है 60 to 90 डेज के अंदर हमने अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए हमें
प्रॉपर तरीके से इसको डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रॉपर प्लान मिल चुका होता है और हम उसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी मेजर्ड थ्रू द वेरियस स्टेज। हर स्टेज के ऊपर हम इसको प्रॉपर तरीके से इसकी प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको मेजर कर रहे होते हैं। इट इज ईजियर टू अकोमोडेट चेंज रिक्वायरमेंट ड्यू टू शॉर्ट इंस्ट्रक्शन टाइम स्पैन। वो कहता है कि हमें इसको अकोमोडेट करना, इसमें चेंजेस करना रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जब हम चाहते हैं आसानी से इसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी मॉडल हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, उनके अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ उनके डिसएडवांटेज है। इसलिए नहीं कि आपको पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक ही मॉडल जो है, वाटरफॉल मॉडल जो है या कोकम्मो मॉडल है या आपका वी मॉडल है, वो एक ही कर दिया गया। उन्होंने मल्टीपल रिसर्च हुई, मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर सॉफ्टवेयर्स बने और तमाम मॉडल्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो है वो भी साथ के साथ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिस्कस की, ताकि आपको पता हो कौन सा मॉडल बेस्ट है आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए। तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो हम डिस्कस करने लगे हैं। द यूज ऑफ पावरफुल एंड एफिशिएंट टूल रिक्वायर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। यानी कि अगर हम ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो इस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई भी इनिशियल यूजर यानी सिंपल नॉर्मल यूजर जो है वो नहीं चाहिए। मोस्टली इसके अंदर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो है यानी एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वो होंगे, तो ये मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं और इन टाइम पे हम सॉफ्टवेयर को सेंड कर सकते हैं। The absence of the refusable component can be lead to failure of the project। हाँ, अगर आपका किसी भी फेज पे कोई प्रोडक्ट, कोई मॉड्यूल आपका फेलियर हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो वो आपके प्रोजेक्ट को भी डिले कर सकता है। द टीम लीडर मस्ट वर्क क्लोजली विद द डेवलपर्स एंड कस्टमर टू क्लोज द प्रोजेक्ट इन टाइम। जिसमें टीम लीडर होता है उसको दोनों तरफ से जो है वो बड़ा क्लोजली टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कस्टमर्स के साथ भी और अपनी टीम के साथ भी, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो इन टाइम पे, इन लेवल पे जो है वो कंप्लीट किया जा सके। द सिस्टम विच कैन नॉट बी मॉडलाइज सूटेबल कैन नॉट यूज दिस मॉडल। वो कहता है कि इसके लिए क्या होता है कि सिस्टम जो है वो डिपेंड कर होते हैं कि कौन सा सिस्टम सूटेबल है और मॉडलाइज है, जिससे आप अपने मॉडल को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिजाइन कर सको। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जितना भी लाइफ साइकिल है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके साथ पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में चलती रहेगी। इट इज नॉट मींट फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट एज फॉर सच cases the cost of the using automated tool and techniques may exceed the entire budget of the project। वो कहता है कि इस मॉड्यूल को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो पहली बात तो यह है कि आप ये सोचो नहीं कि स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप इस मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हो। कम केसेस हैं कि आप अपने ऑटोमेटिक टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए एक बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बजट की तरफ मूव कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ सके। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या और कुछ एडवांटेजेस थे इस आपके मॉडल के। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मॉडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम मॉडल्स के अंदर किसी न किसी किस्म का एडवांटेज भी होंगे और कुछ न कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को रैट मॉडल जो है वो क्लियर हो चुका है।